गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग। थोड़ी देर में राफेल जगुआर का भी टचडाउन होगा। मिराज फाइटर जेट भी करेंगे टचडाउन। यूपी के शाहजहांपुर में हरक्यूलिस ने भरी उड़ान। तो अब से थोड़ी देर में भारत के लड़ाकू विमान भी यहां टचडाउन करने वाले हैं। इसके पहले हरक्यूलिस की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर उड़ान भरी है शाहजहांपुर में हरक्यूलिस ने, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, जहां की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो भारत की ये हवाई ताकत की तस्वीर है और ये तस्वीरें पाकिस्तान की नींद उड़ा देगी। थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि राफेल जगुआर का भी टचडाउन यहां पर होना है। मिराज फाइटर जेट भी यहां टचडाउन करेंगे। तो गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है, और आप देखिए कि भारत के जो एक्सप्रेसवेज हैं उनको इस तरह से बनाया गया है ताकि आपात स्थितियों में, युद्ध में उनका इस्तेमाल किया जा सके। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहा जा सकता है? भारत ने जो सोचा था कि आपात या युद्ध की स्थिति में ये सारे एक्सप्रेसवेज किसी रनवे की तरह काम आएंगे, लड़ाकू विमानों के लिए लैंडिंग के लिए या फिर टेक ऑफ के लिए, तो वही कुछ अभ्यास हम इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं। बिल्कुल रवि, कहा जाता है कि आपकी जो विजन होता है, आपकी स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि आपके बुरे वक्त में काम आए। और शायद 10 से 15 साल पहले जब ये सोचा गया था कि हम अपने एक्सप्रेसवेज को, हम अपने लगातार बड़े हाईवेज को इस तरीके से बनाएं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें कि आने वाले वक्त में अगर हमें इमरजेंसी लैंडिंग करानी हो, ना सिर्फ युद्ध जैसे माहौल में बल्कि आपके रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी, क्योंकि फ्लड हो या दूसरी जब नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं तब उसके लिए भी हमें तैयार रहना। तो शायद उसी की वजह से आज हम देखेंगे एक बड़ा, कह सकते हैं बड़ी एक और डेवलपमेंट है कि ना सिर्फ दिन में बल्कि नाइट कैपेबिलिटीज के साथ इस पूरे एयर स्ट्रिप्स को तैयार किया गया। करीबन 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप्स इसलिए बनाई गई है ताकि अगर हमारे मल्टीपल फाइटर एयरक्राफ्ट को कई बड़े ऑपरेशन चलाने के बाद अगर उनके बेसिस पर अटैक हो जाए तो निश्चित तौर पर उनके उतरने के लिए कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर वो लैंड कर सके। चौथा ऐसा एयर स्ट्रिप्स होगा जो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। और खास बात यह कि नाइट में भी, यानी नाइट ऑपरेशन के दौरान भी इससे बहुत हद तक मदद मिलेगी। रवि, बिल्कुल, तो एक तरीके का कह सकते हैं कि प्रैक्टिस की गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं यूपी के शाहजहांपुर से। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुमार कुंदन, तस्वीरें हमारे सामने हैं जो कि एक बार फिर से दिखा रही है कि कैसे इस एक्सप्रेसवे का रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वायुसेना का पराक्रम भी देखने को मिला है। क्या जानकारी है आपके पास बताने के लिए? ऑफिशियली क्या कुछ कहा गया है इस पूरे एक्सप्रेसवे पर इस प्रैक्टिस को लेकर? देखिए, जहाँ तक एक्सप्रेसवे की बात है तो देश में बताया जा रहा है कि लगभग 27 ऐसे एक्सप्रेसवे और बनाए जाने हैं जिनमें कि इस तरह के एयर स्ट्रिप बनाया जाएगा, जिससे कि विपरीत परिस्थितियों में इसका रनवे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके। मसलन 3.9 किलोमीटर के अगर हम इस एयर स्ट्रिप की बात करें तो अभी जो तस्वीर TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को देखने को मिला, जिसमें कि AN-32 एयरक्राफ्ट को, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको अभी गुजारा गया है। और अब से थोड़ी देर बाद राफेल, मिराज और सुखोई जैसे जेट फाइटर भी यहाँ पे लैंड होने जा रहे हैं, टचडाउन करने जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि देश में पहली बार ऐसा होगा जब किसी भी एक्सप्रेसवे पे नाइट लैंडिंग होगी, नाइट टचडाउन होगा। ये अपने आप में बहुत ही अहम है और खास करके बेशक इसको हम और आप नॉर्मल एक्सरसाइज कह सकते हैं, लेकिन बदली परिस्थितियों में जो अभी देश के हालात हैं, खास करके पहलगाम में जिस तरीके के आतंकी घटनाएं हुई हैं, उसके बाद बदली परिस्थितियों में ये जो एक्सरसाइज हो रहा है इसके मायने कुछ अलग है। और अंजलि, बेशक रफाल यहाँ गरजेगा लेकिन उसकी आवाज 1000 किलोमीटर दूर सरहद पार तक निश्चित रूप से सुनाई देगी। तो मैसेज बहुत क्लियर है कि नाइट लैंडिंग, टच लैंडिंग के द्वारा हिंदुस्तान यह बताना चाहता है कि सामरिक दृष्टिकोण से वह कितना मजबूत है और उसकी तैयारी किस लेवल की है। बहुत शुक्रिया आपका कुमार कुंदन पूरी जानकारी देने के लिए। पहलगाम हमले को लेकर नया खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में हमले में शामिल 2 आतंकी हाशिम मूसा और तलहा का जिक्र किया गया है। हाशिम मूसा और तलहा पाकिस्तान के नागरिक हैं। ISI के इशारे पर लश्कर के हेडक्वार्टर में पूरी साजिश को रचा गया। पाकिस्तान ने दिशा निर्देश बाकायदा दिया था। इस पूरे मामले पर आतंकी पाक हैंडलर्स के संपर्क में थे।
पहलगाम आतंकी हमले में अब पाकिस्तान बेनकाब होगा। पाकिस्तान और उसकी जासूसी एजेंसी ISI ने ही पहलगाम अटैक करवाया है। अब भारत उसके खिलाफ सबूत जुटा रहा है ताकि उसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जा सके। इस दिशा में जांच एजेंसी NIA को बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले की शुरुआती रिपोर्ट तैयार हो गई है। इस जांच रिपोर्ट में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, ISI और पाकिस्तानी आर्मी की साजिश के सबूत मिले हैं। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में OGW का जिक्र किया गया है। आतंकी हमले में OGW की भूमिका सामने आई है। ओवरग्राउंड वर्कर के कांटेक्ट की NIA ने लिस्ट तैयार की है। OWG पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। NIA ने करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। वहीं मौके से मिले खाली कारतूस FSL को भेजे गए हैं। साथ ही शुरुआती जाँच में ये भी सामने आया है कि आतंकी POK में अपने हैंडलर के संपर्क में था। जांच रिपोर्ट में हमले में शामिल 2 आतंकी हाशिम मूसा और अली उर्फ तलहा का जिक्र है। हाशिम मूसा और तलहा पाकिस्तान के नागरिक हैं। आतंकी पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में था। और इस बीच पाकिस्तान पर अमेरिका का हंटर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस की फटकार, आतंक का खात्मा करें नहीं तो एक्शन होगा। पाक में आतंकियों को ढूंढकर खत्म करे भारत। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव पर दुनिया भर की नजरें हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि वो आतंकवादियों को ढूंढकर उन्हें खत्म करे। साथ ही पाकिस्तान को आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत का सहयोग करना होगा। कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया तो पाकिस्तान में लादेन से भी ज्यादा खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। तनाव के बीच भारत और अमेरिका के बीच $131 मिलियन की रक्षा डील को मंजूरी दी गई है। डील का मकसद भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है। देखिए रिपोर्ट। भारत के एक्शन से घबरा रहे आतंकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है। दोनों देशों में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने भारत से एक बड़ी सैन्य डील की मंजूरी दी है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग की रक्षा सुरक्षा एजेंसी $131 मिलियन यानी करीब 1100 करोड़ रुपए के सैन्य हार्डवेयर और लॉजिस्टिक उपकरण भारत को बेचने की मंजूरी दे रही है। ये प्रस्ताव अमेरिका की फॉरेन मिलिट्री सेल योजना के तहत किया गया है, जिसके तहत भारत को अमेरिका की ओर से सी विजन सॉफ्टवेयर, रिमोट सॉफ्टवेयर और लॉजिस्टिक समर्थन दिया जाएगा। ये सौदा भारत अमेरिका के बीच इंडो पैसिफिक समुद्री क्षेत्र में बढ़ते रक्षा सहयोग का हिस्सा है। रणनीतिक दृष्टिकोण से ये समझौता भारत की समुद्री सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति को गति देने और पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से उभरते खतरों से निपटने के लिहाज से ये सौदा एक अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस डील पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। और चलिए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की, जहां पर आज और कल 2 दिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये एक्सरसाइज है जिसे अंजाम दिया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की, जहां पर इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज, और यह करीब 4 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप है जो कि गंगा एक्सप्रेसवे पर मौजूद है शाहजहांपुर में। इस यहां पर राफेल से लेकर मिराज, सुखोई तमाम जो विमान है उनको लैंड करवाया जाएगा और टेक ऑफ करवाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि दिन और रात दोनों वक्त इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया जाएगा। यह देखिए आप तस्वीर आपके सामने। इधर अरब सागर में भारतीय नौसेना की वॉर एक्सरसाइज 3 मई तक अरब सागर में वॉर एक्सरसाइज। नौसेना की वॉर ड्रिल से खौफ में है पाकिस्तान। अरब सागर में भारतीय नौसेना के युद्धाभ्यास से पाकिस्तान सहमा हुआ है। 30 अप्रैल से गुजरात तट के पास अरब सागर में चल रही इस वॉर ड्रिल से पाकिस्तान खौफ में है। इस वॉर ड्रिल के साथ साथ मिसाइल टेस्ट का नोटम अलर्ट भी जारी किया गया है। भारतीय नौसेना की ये ड्रिल 3 मई तक जारी रहेगी, जिसकी खास बातों पर एक नजर डालते हैं। भारत ने 30 अप्रैल से 3 मई के बीच अरब सागर में 4 ग्रीन नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जहां पाक नेवी भी युद्धाभ्यास कर रही है। इंडियन नेवी की एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हो रही है। इसके साथ ही इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री पर नेवी के शिप तैनात कर दिए गए हैं। इस युद्धाभ्यास के अलावा भी भारत ने एक और नोटम जारी किया है। ये नोटम 7 और 8 मई के लिए जारी किया गया है। इस नोटम की रेंज 390 किलोमीटर रखी गई है, यानी 390 किलोमीटर के इलाके में भारत मिसाइल टेस्ट कर सकता है।
पाकिस्तान भी लगातार वॉर ड्रिल की तस्वीरें जारी करके अपनी सेना के गिरते मनोबल को थामने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भारत की जंगी तैयारी से घबराया हुआ है और इसलिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जंग न छिड़ने की दुआ अल्लाह से मांग रहे हैं। और इधर भारत की कार्रवाई से डरे पाकिस्तान की हालत काफी खराब है। एक्शन से पहले ही दहशत में आए पाकिस्तान ने पूरे मई महीने के लिए कराची, लाहौर शहरों का एयर स्पेस सीमित समय तक के लिए कर दिया है। आप खबर दें। भारत की कार्रवाई से पहले ही भयभीत पाकिस्तान की सुरक्षा चिंता बढ़ी हुई है। पाकिस्तान ने डर के मारे कराची और लाहौर एयर स्पेस को रोजाना सीमित समय के लिए बंद करने का ऐलान किया है। पाक मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक 1 मई से 31 मई के बीच रोजाना दिन में 4 बजे से सुबह 8 बजे तक एयर स्पेस बंद रहेगा। पाकिस्तान के लिए सामरिक दृष्टिकोण से कराची और लाहौर बेहद खास माने जाते हैं। इसका कारण ये है कि दोनों शहर भारत से सबसे पास हैं। इनकी दूरी भारतीय सीमा से काफी कम है। पाकिस्तान को डर है कि जब भी हमला होगा तो भारत सबसे पहले इन्हीं एयरबेस को निशाना बना सकता है। लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है। पाकिस्तानी आर्मी की सबसे बड़ी छावनी और कैंप भी यहीं मौजूद हैं, जबकि कराची में पाकिस्तान के बड़े बंदरगाह हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को लगातार भारत के एक्शन का डर सता रहा है। ऐसे में भारतीय फाइटर प्लेन कहीं पाकिस्तान में आकर बमबारी न कर दें। इसी दहशत की वजह से पाकिस्तान और उसकी सेना का सारा फोकस अपने शहरों को बचाने पर है। और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की गीदड़ भभकी, पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से तैयार। जनरल मुनीर ने कहा हमले का पूरी ताकत से देंगे जवाब। झेलम में तिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में दिखे आसिम मुनीर। पहलगाम आतंकी हमले से भारत गुस्से में है और पाकिस्तान को पता है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा और पाकिस्तान को इस बार ऐसा जवाब मिलेगा जो पाकिस्तान की कल्पना से परे होगा। भारत की जंगी तैयारी से खौफजदा पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर कई दिनों से लापता थे। उन्होंने अपने परिवार को भी विदेश भेज दिया है। कई दिनों से गायब आसिम मुनीर अचानक सामने आया और युद्ध से भाग रही पाकिस्तानी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए भारत को गीदड़ भभकी देने लगा। आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी सेना भारत के हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान भारत की किसी भी सैन्य कार्रवाई का फौरन जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हमारा संकल्प अटल है। अब आसिम मुनीर के इस बयान के मायने भी जान लीजिए। आसिम मुनीर को भारत से हमलों का डर सता रहा है। युद्ध से भाग रही पाकिस्तानी सेना का वो मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आसिम मुनीर कई दिनों से लापता थे और अब वो अचानक सबके सामने आ गए हैं। मुनीर ने झेलम में तिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में सेना की वॉर ड्रिल को भी देखा। और एक बड़ी खबर है, भारत के एक्शन से बिलबिलाए बिलावल भुट्टो। सिंधु नदी का पानी रोकने पर बिलावल की गीदड़ भभकी, बिलावल की जंग छेड़ने की गीदड़ भभकी। पाकिस्तान की आवाम बहादुर है, बिलावल भुट्टो ने कहा हमारी फौज में हिम्मत है। पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी का दौर जारी है। उन्होंने एक बार फिर सिंधु नदी का पानी रोके जाने पर भारत को जंग की धमकी दी है। बिलावल ने कहा कि भारत आतंकवाद का बहाना बनाकर सिंधु जल संधि को रोकना चाहता है। और देखिए एक बड़ी खबर आपको बताएं, चीन के राजदूत से मुलाकात की है शहबाज शरीफ ने। पीएम हाउस में जियांग जैदोंग से मुलाकात की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का समर्थन करेगा चीन, ये जैदोंग की तरफ से कहा गया है। और दूसरी बार ऐसा है जब चीन की तरफ से पाकिस्तान की सपोर्ट की बात कही गई है 1 हफ्ते के अंदर दोबारा से। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद बने हालात से पाकिस्तानी हुकूमत, सेना और आतंकी आका खौफ में है। दुनिया भर में मदद की गुहार लगा रहे हैं। तस्वीर इस्लामाबाद की देखिए, जहां पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने चीन के राजदूत जैदोंग से मुलाकात की। इस दौरान चीन और पाकिस्तान ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर चर्चा की। इस दौरान चीनी राजदूत ने पाकिस्तान को समर्थन का भरोसा दिया। कहा कि साउथ एशिया में शांति और स्थिरता के लिए चीन हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करेगा। तो बदले में शहबाज ने शुक्रिया अदा किया। इससे पहले पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने चीन के विदेश मंत्री से बात की थी और चीन ने उस समय स्वतंत्र जांच का प्रस्ताव दिया था। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन पहलगाम में पाकिस्तान की आतंकी साजिश का समर्थन कर रहा है? पहलगाम हमले से पहले भी चीन ने पाकिस्तानी आतंकियों को कई बार बचाया है, लेकिन इस बार पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। भारत ने साफ कर दिया कि पहलगाम के गुनहगारों को चुन चुन कर मारेंगे और जन्नत में जहर की खेती करने वालों का हिसाब जरूर होगा। और भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान ने पीओके में मौजूद सभी मदरसों को बंद कर दिया है। इन मदरसों की यार्ड में आतंकियों की खेप तैयार की जा रही है। अब आतंक के इन अड्डों पर सन्नाटा पसरा है। देखिए पूरी खबर।
जहां बम बारूद की खेती होती है, जहां दहशतगर्दी की फैक्ट्रियां चलती हैं, जहां का जर्रा जर्रा आतंकियों के गिरफ्त में है, जहां से हिंदुस्तान में आतंकवाद का निर्यात होता है, आज उस इलाके में सन्नाटा पसरा है। आतंकियों की दुकानों पर ताले लटके हैं। पीओके के इन आतंकी अड्डों पर हाफिज, मसूद और बाकी आतंकी संगठनों के टेरर कैंप सुनसान पड़े हैं। आज आईएसआई की आतंकी प्रयोगशाला वीरान पड़ी है। पाकिस्तान को इस बात का पक्का भरोसा है कि अब तबाही आने वाली है। अब भारत के इंतकाम की चिंगारी उसके आतंकी कारखानों को जलाकर भस्म कर देगी। आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान की सैन्य तैयारियों को देखकर पाकिस्तान ने पीओके में सभी मदरसों को बंद करा दिया है। भारत के तेवर भांपकर आतंकी कंट्री ने पीओके में मौजूद आतंकी अड्डों पर ताला जड़ दिया है। पीओके में 1000 से ज्यादा फिदाइन फैक्ट्रियां चल रही थी। मदरसों की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे थे। अब इन आतंकी ट्रेनिंग के मदरसों को आईएसआई के निर्देश पर बंद करा दिया गया है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अब पीओके के इस इलाके में तेजी से अंडरग्राउंड बंकर बनाने में जुटी है, ताकि हिंदुस्तान के बारूद से आतंक के सपोलों को बचाया जा सके। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना की ओर से भारत के साथ लगी सीमाओं पर हलचल तेज। पाकिस्तान ने राजस्थान के लोंगेवाला और बाड़मेर सेक्टर के सामने कई एयर डिफेंस, रडार और हथियार सिस्टम तैनात किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी एयरबेस की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को भी सक्रिय कर दिया है। राजस्थान बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी की भी तैनाती की गई है। पाकिस्तानी सेना चीन से खरीदी गई SH-15 हवाईजर तोपों को भी अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल कर रही है। इन आधुनिक तोपों को अब सीमा के नजदीक तैनात किया जा रहा है। इन इकाइयों को अग्रिम पंक्तियों में तैनात किया जा रहा है। गौरतलब है कि बाड़मेर जिले के करीब 250 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है। वहीं इस इलाके में रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से कड़ा सबक सिखाया जाए। अपनी फौज जो है ना, आर्मी छूट दे दी तो 2 मिनट का काम है, कोई पाकिस्तान अधिक झला नहीं। और बदला भी लेना चाहिए। निर्दोष लोगों की जान गई है तो भारत को कोई कार्रवाई करनी चाहिए, उग्रवादियों का खात्मा करना चाहिए। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से मोदी सरकार एक्शन मोड में है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। गृह मंत्री ने और क्या कहा, यह भी आप सुनिए। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। और अगर कोई एक कायराना हमला कर कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। और जंग की धमकी देने वाला पाकिस्तान भुखमरी और कंगाली के कगार पर खड़ा है। एक बार फिर पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार का संकट गहरा गया है। जिस पाकिस्तान के मंत्री अब तक खून की नदियां बहाने, औने पौने परमाणु हथियारों को चलाने और युद्ध करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब वो लोन के लिए कटोरा लेकर घूमने लगे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने अभी सैन्य कार्रवाई नहीं की है, लेकिन रणनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान की सरकार रहम की भीख मांग रही है। वहीं अब घटते विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की सरकार लोन मांग रही है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार को विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए $2.3 बिलियन का लोन चाहिए। इसके अलावा शहबाज की सरकार 7.33% की ब्याज दर पर एक विदेशी निजी बैंक से बिजनेस लोन चाहती है। 18 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार महज $15.4 अरब था, जिससे वो लगभग 2 महीने तक आयात कर सकता है। देश की आवाम दाने दाने को मोहताज है। सरकार हर दूसरे महीने कटोरा लेकर घूमने लगती है, लेकिन पाकिस्तान की सेना जंग की तैयारी में है और देश के नेता भारत जैसे देश को धमकी दे रहे हैं, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इधर पाकिस्तानी नेता मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान की सेना हर मसले को हल नहीं कर सकती। तो वहीं पीटीआई नेता पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की पोल खोलते नजर आए।
भारत के हमले के डर से पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खौफजदा है। अब अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि दोनों देशों के बीच जंग ना हो। अपने इस बयान को लेकर ख्वाजा आसिफ की अपने ही देश में आलोचना हो रही है। वहीं पाकिस्तानी नेता मौलाना फजल उर रहमान ने ये कह दिया कि हर मसले को पाकिस्तानी सेना हल नहीं कर सकती। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में बढ़े तनाव का असर पाकिस्तान की नीलम घाटी पर साफ दिखने लगा है। एलओसी से सटे कई खूबसूरत पर्यटन स्थल से पर्यटक गायब हैं और होटल खाली पड़े हैं। युद्ध की आशंका और सुरक्षा चिंताओं के चलते पाकिस्तान में स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। पाकिस्तान अब अपने ही रचे चक्रव्यूह में फंसता नजर आ रहा है। खासकर भारत से सटे नीलम घाटी जैसे पर्यटन स्थलों पर डर का माहौल और सन्नाटा पसरा हुआ है। पीओके का गिलगित बाल्टिस्तान कभी पर्यटकों से गुलजार रहता था, लेकिन अब यहाँ पर्यटक आने से हिचक रहे हैं, जो दिखाता है कि टेरर और टूरिज्म एक साथ नहीं चल सकता। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की खूबसूरत नीलम घाटी हर साल गर्मियों में करीब 3 लाख पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ, नदियों की कलकल धारा और पहाड़ों की ठंडक पर्यटकों को लुभाती है। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल उलट हैं। भारत से युद्ध की आशंका और सीमा पर सैन्य हलचल के बीच घाटी के होटल खाली पड़े हैं और पर्यटक नदारद हैं। नीलम घाटी नियंत्रण रेखा से महज 3 किलोमीटर दूर है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर क्षेत्र को बांटती है। ऐसे में युद्ध या सैन्य कार्रवाई की कोई भी हलचल सीधे इस इलाके को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते घाटी में पर्यटकों की संख्या लगभग 0 हो चुकी है। राजस्थान के भारत पाकिस्तान बॉर्डर के आखिरी मंदिर तनोट माता मंदिर में पूजा पाठ जारी है। 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद से ही बीएसएफ मंदिर की देखभाल कर रही है। देखिए संवाददाता ध्वजारी की रिपोर्ट। ये राजस्थान का भारत पाकिस्तान बॉर्डर का सीमावर्ती इलाका है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ राजस्थान की जो भारत पाकिस्तान की सीमा है उस बॉर्डर के आखिरी मंदिर में। ये मंदिर है तनोट राय माता का मंदिर और इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि ये जो मंदिर है इस मंदिर की पहचान जो है बीएसएफ के जवानों से की जाती है, यानी कि ये बीएसएफ का मंदिर कहलाता है। और ये जो मंदिर है इसमें जो खास बात ये है कि इस मंदिर के जो पुजारी यानी कि जो पूजा करते हैं वो बीएसएफ के जवान हैं और पूरे मंदिर को जो संभालते हैं वो सारे बीएसएफ के जवान। ये तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें हैं जो आपको बताएंगे कि इस मंदिर की जो चमत्कारिक शक्ति है। यानी कि सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करूँगा, मेरे सहयोगी जतिन दिखाएंगे तस्वीरें। ये वो सामने जिंदा बम है जो इस इलाके में गिराए गए थे। 1965 की तस्वीरें हैं, युद्ध की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। ये तमाम जो तस्वीरें बताती हैं कि मंदिर जो है कितना जो है पूरी तरीके से चमत्कारिक है। ये आप देख सकते हैं 1965 युद्ध के दौरान जो सारे बम हैं वो यहाँ गिराए गए थे, लेकिन कोई भी धमाका नहीं हुआ। तो भारत के एक्शन के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। 1999 में भी पाकिस्तान ने बौखलाहट दिखाई थी और भारत पर जंग थोपने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया था। तब जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में कैसे भारतीय फौज ने पाकिस्तान की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया था, आप देखिए। TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी इस वक्त जम्मू और कश्मीर के द्रास सेक्टर में है। वो द्रास सेक्टर जिसने 1999 में पाकिस्तान के द्वारा भारत पर थोपे गए युद्ध को झेला है और आज भी द्रास के उस सेक्टर में उस युद्ध की निशानियां मौजूद हैं। हमारे साथ द्रास के रहने वाले अब्दुल मजीद साहब है। अब्दुल साहब, मुझे वो चोटियां दिखाई दे रही हैं द्रास सेक्टर की और ये टूटी हुई दीवार दिखाई दे रही है, जरा दिखाइए वो चोटियां और ये टूटी हुई दीवार, क्या कहानी है इसकी? ये 99 में ये पाकिस्तान यहाँ आया था ना, तो उस वक्त जब हाईवे पर ये कब्जा कर रहे थे तो हमारे आर्मी वालों ने ये पूरा वॉल बनाया था। अच्छा, कम से कम ये 500-700 फुट से ऊपर ही है। अच्छा, वहाँ से लेकर वहाँ तक ये पूरी वॉल बनाई थी। वॉल दिखाइए। हाँ, ताकि हाईवे को कोई नुकसान न हो जाए, यहाँ गाड़ियाँ चल रही थी। हाँ, हाँ। तो उस वक्त ये वॉल बनाया था। बाद में भी इसको काफी मतलब मेंटेनेंस किया था। हाँ, हाँ, हाँ। फिर बाद में फिर गिरा क्योंकि यहाँ वो विंटर में काफी बर्फ पड़ता है। लेकिन आज भी ये निशानियां बताती हैं कि तोप के गोले इन्हीं वॉल्स पर आकर गिरे थे। बिल्कुल। हाँ। ये पहाड़ी और यहाँ तो ज्यादा ही गिरे थे क्योंकि ये उनकी नजरों में था ये चीज। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद कश्मीर के द्रास सेक्टर में लोग क्या सोचते हैं, TV9 भारतवर्ष की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त लेह और लद्दाख के उस द्रास सेक्टर में मौजूद हैं जहां पर 1999 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया था और ये वो तमाम शहर, ये तमाम इलाका, ये तमाम चेहरे
ये तमाम चेहरे उस युद्ध की गवाह थे। लेकिन 25 साल बाद एक बार फिर से जब भारत पाकिस्तान में युद्ध की संभावना बन रही है, तो लेह लद्दाख के लोग, द्रास के लोग क्या सोचते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों ने 1999 का युद्ध देखा था? देखा है। क्या क्या देखा था आपने? बहुत बमबारी हो गई, हाँ, तोप के गोले आए, हाँ, माल मवेशी का नुकसान हो गया। जो भी जितने भी गोले गिरे हैं इधर, हाँ, तो इस एरिया में हमारे सारे फौज के साथ ही है। हाँ, हमारे जो भी थे, हाँ, हमारे जो भी जितने भी हमारे लड़के थे, जो भी अपराध जितने भी थे, हम आर्मी के साथ ही थे। हाँ। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, जैसा जवाब 1999 में दिया गया। बिल्कुल जवाब देना चाहिए। जवाब दे देना, घुस के देना है जवाब। घुस के मारा जाए। हाँ, घुस के मारा जाए। वो हिम्मत जो की थी दोबारा तो हिम्मत नहीं की। हाँ। नहीं किया। लेकिन द्रास के लोग क्या चाहते हैं आज की तारीख में? बस घुस के मारना चाहिए। हाँ। किसको मारना चाहिए? पाकिस्तान को। पोस्टों से इधर से ले गया, उधर से उतारा, इधर से ले गया, उधर से उतारा। आर्मी के साथ हम जो है ना साथ थे हम लोग। काम कैसा था 1999 में? ठीक था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। बदला लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं इस वक्त लेह लद्दाख के द्रास, जिसने आतंकवादी हमलों को झेला, युद्ध को झेला, पाकिस्तानी हमलों का जवाब दिया, वो द्रास की आवाज क्या है? और वहीं पाकिस्तान ने आज फिर से एलओसी पर फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि 6 जगहों पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर में फायरिंग की गई है और भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से एलओसी पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से लगातार 8वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना को उकसाने के लिए इस बार एलओसी की 6 जगहों पर पाकिस्तान ने छोटे हथियारों से गोलाबारी की। 24 अप्रैल से अब तक किन किन जगहों पर सीज फायर को तोड़ा गया है, उन पर एक नजर डालते हैं। 24 अप्रैल को लीपा वैली में लगातार गोलाबारी की गई। 25 अप्रैल को चंबा और उरी सेक्टर में सीज फायर को तोड़ा गया। 26 अप्रैल को नीलम टुटमारी गली में सीज फायर तोड़ा गया। 27 अप्रैल को पुंछ कुपवाड़ा में, 28 अप्रैल को कुपवाड़ा, बारामूला, अखनूर में, 29 अप्रैल को 4 जगहों पर सुंदरबनी, परगवाल, अखनूर, नौशेरा में, 30 अप्रैल को नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर में, 1 मई को कुपवाड़ा, अखनूर, उरी और 2 मई को कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ में रात भर गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की गुस्ताखी का भारत भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारतीय सेना ने जवाबी हमले से पाकिस्तान को जवाब दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को लेकर कई सख्त फैसले लिए हैं, जिससे पाकिस्तान भड़का हुआ है। मुंबई में आयोजित वेव्स 2025 कार्यक्रम में टीवी9 नेटवर्क के एमडी और सीईओ वरुण दास ने फिल्म निर्माता और निर्देशक शेखर कपूर से खास बातचीत की। क्या मीडिया और एंटरटेनमेंट की फील्ड में ओरिजिनलिटी और एडेप्टेशन को लेकर कोई खतरा है? इस सवाल के जवाब में शेखर कपूर ने क्या कहा, यह आपको सुनाते हैं। The fact that originality versus adaptation, is there a thread there in our field, in the field of media and entertainment? Would originality be one of the victims of AI? You can take the example of Nilesh, your cook, who has produced your the Masoom 2 script. Now that seems to be quite up there, what one can develop from there. So now your question is, are we losing originality, or is my cook, who's never written anything in his life, gaining something? He'll never go back. I'm very afraid that I'm going to lose him as a cook, because he's found ChatGPT. He's found a way. The thing that's happening with AI is that if we draw a pyramid, it's the bottom of the pyramid that is going to benefit from this very democratic technology, because all technologies that get adapted from those that really want change, they need change.